सर ये जैसे यही वाला सर एग्जांपल है सल्फोनिक एसिड का। हाँ तो सर उसमें जैसे कंडेंस्ड फॉर्म में SO3H जो लिखा हुआ है, सर ठीक है। इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन किसी साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और कौन सा सिंगल बॉन्ड है? ये तुम लोग को हम सिखाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहो। ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में पता चल जाए कि डबल बॉन्ड कब है, सिंगल बॉन्ड कब है। अभी के लिए उस चीज को नहीं सीखना है। अभी के लिए याद रखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से ही एग्जिस्ट करता है। कैसे बन रहा है और कौन सा एलिमेंट डबल बॉन्ड बनाएगा, कौन सा एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में किया करते हैं। वो पढ़ाएंगे तुम लोग को, इसी साल पढ़ाएंगे हम। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर 5th नंबर। 5th नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा सवाल सर ये। ये हाँ, OHC और बॉन्ड NH वाला, इसको। ये पार्ट। हाँ हाँ। तो जैसे CHO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, है ना। नॉर्मली कहीं भी अगर CHO ग्रुप दे रखा, तो CHO राइट साइड में दे रखा हो या लेफ्ट साइड में दे रखा हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये वाला चीज को हम लोग नॉर्मली अमाइन बोला करते हैं। लेकिन लास्ट क्लास में चीज बताया था कि अगर कभी भी नाइट्रोजन वाला पार्ट कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है, NC डबल बॉन्ड हो, तो इस चीज को हम लोग ओवरऑल अमाइड बोलते हैं। तो अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग बनाना शुरू करें, इसी के नीचे हम लिख रहे हैं इस चीज को, या नीचे तो दे भी रखा होगा, चलो हम इस स्ट्रक्चर को अलग से मेंशन कर देते हैं यहीं पे केवल। अगर हम लोग CHO का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड हो H, और इसके जस्ट बगल में NH है, फिर उसके बाद कार्बन चेन एक्सटेंड हो गया। तो नाइट्रोजन अगर कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है, तो इस चीज को ना एल्डिहाइड बोलेंगे, इस चीज को ना अमाइन बोलेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग अमाइड बोला करते हैं। एल्डिहाइड और अमाइन तो ओवरऑल अमाइड बोल सकते हैं, ठीक है। सर इसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि ये डबल बॉन्ड कैसे बनाया, तो कहाँ जैसे होगा? जैसे CHO तो हम लोग राइट साइड में बताए थे ना, एल्डिहाइड वाले पार्ट में। तो CHO जब राइट साइड में एल्डिहाइड वाले पार्ट में ऐसा रिप्रेजेंटेड है, तो लेफ्ट साइड में भी सेम चीज है। मान लो कि पूरा कंपाउंड को ऐसा घुमा दिया है, तो जो CHO राइट साइड में गया वो पीछे साइड लेफ्ट साइड में जाता हुआ दिखेगा। है तो सेम चीज। वही सब ओरिएंटेशन सीखना है एक्चुअल में। हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताता नहीं है, कोई नहीं बताएगा तुमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या फंक्शनल ग्रुप या एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी नहीं बताएगा। बट ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आगे हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। धीरे धीरे आदमी यूज टू हो जाता है 2 साल में, बट कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हम इस लेक्चर को मतलब बताया करते हैं, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि CHO लेफ्ट से राइट में हो या राइट से लेफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ OCHO है, तो OCHO का मतलब हो गया कि ये CHO तो है यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O H। तो अगर केवल CHO होता तो एल्डिहाइड होता। अगर ऑक्सीजन वाला पार्ट केवल होता तो उस केस में नॉर्मली ईथर बोलते, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन है। लेकिन यही ऑक्सीजन अगर कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो गया, तो इसी चीज को फिर हम लोग ईस्टर बोला करेंगे। इस एक चीज को सीखना था। हम काफी भारी भारी क्वेश्चन रखे थे इसमें, जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे उनको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज। और कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? मुझे एमाइन समझ नहीं आया था सर। कौन सा नहीं समझ में आया था? सर अमाइन, एमाइन वो अमाइन वाला पार्ट। चलो, जैसे अमाइन वाले पार्ट में जब भी नाइट्रोजन से कार्बन अटैच्ड होगा, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब वो 3 बॉन्ड में से हो सकता है 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, या हो सकता है 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, या हो सकता है तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, ठीक है। और तीनों को अमाइन बोला करेंगे, है तीनों ही अमाइन। अब अगर नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो जब एक कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड होगा, तो 1 डिग्री अमाइन, या इसी चीज को हम लोग प्राइमरी अमाइन भी बोला करते हैं। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी वर्ड यूज करेंगे। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, तो अभी भी अमाइन ही कहलाएगा, लेकिन इस चीज को हम लोग 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अमाइन बोल सकते हैं। और जब नाइट्रोजन 3 कार्बन चेन से अटैच्ड होगा, तो बल्क कहलाएगा अमाइन, लेकिन 3 डिग्री या फिर 3 डिग्री वाले पार्ट को हम लोग टर्शियरी अमाइन भी बोला कर सकते हैं। है तीनों अमाइन, बट नाइट्रोजन डायरेक्टली कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो इस चीज को अमाइन बोला करेंगे, ठीक है। ओके सर। और अमाइड सिमिलर टाइप का है, बस अमाइड में एक नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए। और कोई डाउट? चलो, अगर और कोई डाउट नहीं है तो फिर अब हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे मूव कर सकते हैं। पहले शुरुआत में जो चीजें हम बोलेंगे, उन सब चीजों को थोड़ा ढंग से सुनना, और
अब एक बार जब उस चीज को हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे तो तुमको एक तो डिफरेंस समझ में आने लगेगा कि हम लोग नोमेनक्लेचर में क्या क्या डिफरेंस रख रहे हैं, और फिर तुमको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हम लोग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में किन किन चीजों का फैक्टर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब पहले अभी हम लोग शुरुआत में केवल डिफरेंस की बात करेंगे, केवल हर एक कंपाउंड का नाम देखते जाओ, अभी इसमें कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। मतलब बस ये समझने के लिए हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तुम लोगों को। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड को हम लोग नॉर्मली ब्यूटेन बोला करते हैं। अगर ये कंपाउंड दे रखा तो इस चीज को हम लोग 2 ब्यूटीन बोला करते हैं, या फिर ब्यूट 2 इन बोला करते हैं। दोनों नोमेनक्लेचर चलता है, 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 2 इन। अगर हम लोग का ये कंपाउंड दे रखा तो इस चीज को हम लोग 1 ब्यूटीन और ब्यूट 1 इन बोल सकते हैं। अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा तो इस चीज को हम लोग 2 ब्रोमो ब्यूटेन बोलेंगे। और अगर ये कंपाउंड दे रखा तो इस चीज को हम लोग 1 ब्रोमो ब्यूटेन बोलते हैं। तो एक चीज देखो, इन सारे कंपाउंड्स में एक पार्ट कॉमन। पहले वाले में कितने कार्बन है? तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। दूसरे वाले में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तीसरे वाले में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। चौथे वाले में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। और पांचवे वाले में भी 4 कार्बन। तो हर एक जगह पे ये ब्यूट वाला पार्ट कॉमन दिख रहा था। हर एक जगह पे 4 कार्बन था और ब्यूट वाला पार्ट दिख रहा था हम लोगों को। तो जब नंबर ऑफ कार्बन मालूम होता है हम लोगों को, तो वहां से हम लोग एक पार्ट को एसोसिएट कर सकते हैं। वो जो एसोसिएशन है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग ये कंपाउंड की बात करते हैं, तो इसमें 5 कार्बन दिख रहा है, तो इसका नाम पेंटेन होता है। तो एक चीज देखो, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 6 वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सिमिलर टाइप का है। केवल एक कार्बन चेंज हो गया। पहले वाले केस में 4 कार्बन था, दूसरे वाले केस में 5 कार्बन। तो पहले वाले केस में ब्यूटेन दे रखा है, मतलब लास्ट में एन है, और दूसरे वाले केस में पेंट के बाद एन दे रखा है। तो एन वाला पार्ट सेम है क्योंकि अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इथेन वाला पार्ट लिखते थे हम लोग, प्रोपेन वाला पार्ट लिखते थे, तो एन वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। लेकिन जब 4 कार्बन था तो ब्यूट वर्ड लगाए थे, और जब 5 कार्बन हुआ तो पेंट वर्ड लगाए। मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने से कुछ पार्ट में वेरिएशन हो गया। तो नोमेनक्लेचर में एक ये पार्ट हो सकता है जो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, पहला पार्ट। दूसरा, पहले में 4 कार्बन था, दूसरे में भी 4 कार्बन था, लेकिन दूसरे में एक अल्कीन था। डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन हो गया। तो जब अल्कीन हुआ तो यहाँ पे एन के जगह पे ईन वाला पार्ट आ गया। तो अगर अल्केन की जगह अल्कीन हुआ, मतलब एक डबल बॉन्ड दे रखा है, तब उस केस में नोमेनक्लेचर में हम लोग का 4 कार्बन तो सेम रह गया, क्योंकि अब तक मालूम पड़ चुका है कि नंबर ऑफ कार्बन से हम लोग एक पार्ट को डिसाइड करते हैं। मतलब पूरे नोमेनक्लेचर में एक पार्ट केवल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, एक चीज अलग कर दी है। अब उसके बाद एन के जगह ईन आ गया, तो एन के जगह ईन आया, यहाँ डबल बॉन्ड था। तीसरे में भी डबल बॉन्ड था, तो अभी भी ईन है। तो इसका मतलब अगर अल्केन के जगह पे अल्कीन हुआ, मतलब सिंगल बॉन्ड के जगह पे कहीं कहीं पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड रहा, तो उस केस में हम लोग अल्कीन के लिए ईन वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग का ये अल्कीन वाला पार्ट, मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन टाइप से भी कुछ पार्ट हो सकता है, ये भी एक कंसिडरेशन है। तीसरा पार्ट एक चीज देखो, सेकंड और थर्ड में। थर्ड वाले केस में हम लोग नोमेनक्लेचर में 1 ब्यूटीन लिखे, जबकि दूसरे वाले केस में सेकंड 2 नंबर वाले केस में 2 ब्यूटीन लिखे। तो दोनों में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है पाई बॉन्ड वाले पार्ट में। तो पहले वाले केस में जो पाई बॉन्ड है वो हम लोग के फर्स्ट कार्बन से शुरू हुआ है, जबकि दूसरे वाले केस में जो पाई बॉन्ड है वो अगर लेफ्ट साइड से शुरू करो, जैसे एक रस्सी है तो रस्सी के एक एंड से शुरू करो तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा, दूसरे एंड से शुरू करो तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा। मतलब किसी भी साइड से जाते तो हम लोग को ये अल्कीन वाला पार्ट सेकेंड नंबर पे ही आ रहा। तो इसका मतलब हम लोग के इन दोनों कंपाउंड्स में उस पाई बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ 2 ब्यूटीन, यहाँ 1 ब्यूटीन। तो दोनों में ये जो पोजीशन है अल्कीन का कहाँ पे होगा, इस चीज को हम लोग दिखाते हुए नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। 4 नंबर वाले पार्ट में 4 कार्बन था तो फिर से ब्यूट आया, दोनों में 5 नंबर में 4 कार्बन फिर से ब्यूट आया। कोई अल्कीन नहीं था तो वापस से अल्केन का एन वाला पार्ट आ गया। दिख रहा है कि अगर अल्केन है तो एन लगाएंगे, अल्कीन है तो आइन लगाएंगे, सॉरी ईन लगाएंगे। बट एक चीज देखो, यहाँ पे कंपाउंड में ब्रोमीन है तो इसलिए यहाँ ब्रोमो लगाया है, यहाँ भी ब्रोमीन है तो यहाँ पे भी ब्रोमो लगाया है। बट पहले वाले केस में, मतलब 4th नंबर वाले केस में, अगर हम लोग कार्बन के हिसाब से काउंटिंग शुरू करें तो वो जो चेन है, वो रस्सी है, उस रस्सी के एक एंड पॉइंट पे हम लोग को अगर कंसिडरेशन लेके चले तो ये कार्बन नंबर 1 बोल देंगे हम लोग, और ये 2 नंबर पे ब्रोमीन दिख रहा है हम लोगों को,
मतलब उस रस्सी के सेकंड कार्बन पे हम लोग को ब्रोमीन दिख रहा तो यहाँ 2 दिख रहा, बट यहाँ पे रस्सी के फर्स्ट कार्बन पे हम लोग को ब्रोमीन दिख रहा तो यहाँ 1 दिख रहा। मतलब अगर कार्बन चेन से कोई ग्रुप अटैच्ड है तो उसको भी हम लोग नोमेनक्लेचर में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो ग्रुप अटैच्ड है वो ग्रुप वाला पार्ट किस कार्बन पे अटैच्ड है इस चीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग पोजीशन से लिखा करेंगे। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये जो कार्बन चेन से ग्रुप अटैच्ड होता है इन जनरल इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। जब कार्बन चेन से अगर कोई भी एक ग्रुप अटैच्ड है उस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। तो सब्स्टिट्यूएंट का भी अपना पोजीशन होता है। तो अभी तक हम लोग अब क्या क्या पार्ट हुआ, तो कितने कार्बन हुए, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, एक ये पार्ट हो गया, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा था तो नाम नहीं लिखेंगे, जब कर रहा था तो कैसा सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा था उसका नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। चौथा पार्ट पोजीशन भी लिख रहे हैं हम लोग, तो पोजीशन वाले पार्ट में एक और हम पार्ट अभी एड अप करेंगे, तब उसके बाद पता चलेगा कि पोजीशन में और क्या वेरिएशन हो सकता है। अभी एग्जांपल नंबर 7 पे जाते हैं, बस अभी सुनते जाओ इन सब चीजों को। जैसे अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में OH ग्रुप है, तो पता चल गया कि अल्कोहल वाला पार्ट है, और लास्ट क्लास में बताया था कि एक फंक्शनल ग्रुप है। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ये हेलोजन भी है, लेकिन हम लोग नोमेनक्लेचर में इसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। बट OH वाले केस में नोमेनक्लेचर हम लोग का 2 पेंटेनॉल होता है। अब एक चीज सोच के देखो, इसमें 2 पेंटेनॉल में टोटल कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन। तो 5 कार्बन है, ऊपर भी 5 कार्बन थे, तो पेंट वाला पार्ट सेम रह गया, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो ये वर्ड सेम हो गया। और इसके बाद अल्केन है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन भी है, बट उसके बाद यहाँ पे ऑल ग्रुप लगाए। जब ऊपर ब्रोमीन था तो पहले ब्रोमो लगाए थे, जबकि OH ग्रुप है तो बाद में ऑल ग्रुप लगा रहे हैं, मतलब उस अल्कोहल का नाम हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। और इस तरह के ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट करेंगे, उसका नाम हम लोग सबसे लास्ट में लिखा करेंगे। और अभी भी पोजीशन मेंशन करके काम कर रहा है। अगर इस OH वाले पार्ट की जगह पे हम लोगों का OH वाला पार्ट इस पोजीशन पे होता, तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आराम से हम लोग 1 पेंटेनॉल वर्ड यूज कर सकते थे। मतलब इस OH का कार्बन नंबर 1 पे पोजीशन आया, या उसी रस्सी में, अब रस्सी में इस साइड से गए या इस साइड से गए उससे मतलब नहीं है हम लोगों को, रस्सी तो रस्सी है, और उसको घुमा देंगे तो सेम ही चीज निकल के आएगा। मतलब अपने मन पे कि हम लोग रस्सी को किस तरीके से देख रहे हैं। तो इस साइड से जाते तो ये कार्बन नंबर 1 होता, ये कार्बन नंबर 2 होता, 3 होता, 4 होता, और दूसरे साइड से जाते तो कार्बन नंबर 1 के बाद 2 होता। तो 2 क्यों लिखे, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो सब रूल्स है, उन सब चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। लेकिन ये चीज है कि OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का नंबर लिख रहे हैं हम लोग। मतलब बेसिकली OH का पोजीशन लिख रहे हैं कि वो OH ग्रुप किस कार्बन पे अटैच्ड है, किस पोजीशन पे अटैच्ड है, उसका पोजीशन हम लोग 2 से या 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी तक के पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करना है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन रिप्रेजेंट करना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कंपाउंड के आगे रिप्रेजेंट करना है, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कंपाउंड के पीछे रिप्रेजेंट करना है। और उसके अलावा अल्कीन वाले पार्ट में पोजीशन मेंशन किया, सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में पोजीशन मेंशन किया, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में भी पोजीशन मेंशन किया। और इसके अलावा एक लास्ट सिनेरियो ये है, मान लीजिए कंपाउंड दे रखा, तो इस चीज को हम लोग साइक्लोब्यूटेन बोला करते हैं। तो एक चीज सोच के देखो, इसमें कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन है तो अभी भी ब्यूट आया, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्केन है तो इसलिए एन आया। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड था, एक रिंग है, तो इस केस में हम लोग जब साइक्लिक कंपाउंड लेके चल रहे हैं तो वहां पे साइक्लो वर्ड लगा रहे हैं, ऊपर कहीं भी नहीं लगाया था साइक्लो, लेकिन इस केस में लगाया साइक्लोब्यूटेन। अगर मान लो ये कंपाउंड होता तो इस केस में नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग ब्रोमो साइक्लो पेंटेन लिखा करते हैं नोमेनक्लेचर। और ब्रोमो साइक्लोपेंटेन में साइक्लिक कंपाउंड का साइक्लो दिख रहा है, 5 कार्बन दिख रहा है इस रिंग में, तो 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड दिख रहा, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो एन वर्ड दिख रहा, और ब्रोमीन है तो उसके लिए ब्रोमो दिख रहा। पोजीशन दे नहीं रहे हम लोग, उसके पीछे भी रीजन है। इस केस में बिना पोजीशन के काम चल जाएगा, नोमेनक्लेचर में सीखेंगे इस चीज को। बट अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड होता, मान के चलते हैं कि वहाँ डबल बॉन्ड होता, तो इस नोमेनक्लेचर में थोड़ा वेरिएशन होता। सबसे पहला चीज अल्कीन की जगह पे अल्कीन होता, सबसे पहला पूरी पार्ट। और उसके अलावा फिर हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में थर्ड पे ब्रोमो लिखते हैं, मतलब 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटीन लिखते हैं। तो जैसे ही एक डबल बॉन्ड आ गया
तो उसमें 3 नंबर से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूएंट अभी भी लिख रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड लिख रहे हैं, पेंट लिख रहे हैं, अल्कीन का इन लिख रहे हैं। एक और मॉडिफिकेशन कर देते हैं ये पार्ट। तो इस केस में कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऐसा कुछ होता 4 ब्रोमो, साइक्लो, पेंट, 2 इन, 1 ऑल, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर होता। तो इसमें ब्रोमीन वाला जो पार्ट है, हम बता देते हैं कि यहाँ पे इस साइक्लिक केस में भी हम लोग कार्बन का नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल 5 कार्बन में हम लोग कार्बन नंबर 1 इसको बोलेंगे, 2 इसको बोलेंगे, 3 इसको बोलेंगे, 4 इसको बोलेंगे, 5 इसको बोलेंगे। कैसे बोलेंगे थोड़ा वेट पेशेंट रखो, आगे पता चलेगा। बट 4 नंबर पे ब्रोमीन है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4th पे ब्रोमो आ गया। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आ गया। 5 कार्बन है तो पेंट आ गया। और डबल बॉन्ड वाला कार्बन 2nd नंबर से शुरू हुआ था, जैसे इस साइड से शुरू किए तो 2nd नंबर और 3rd नंबर दोनों पे डबल बॉन्ड है, बट पहली बार किधर साइड से डबल बॉन्ड मिला, तो 2nd नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल गया, तो इसलिए हम लोग केवल 2 को मेंशन करेंगे। तो 2nd पोजीशन पे अल्कीन है और कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप है, तो 1 पे ऑल लिखे। तो इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, इस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन मतलब अल्कीन है, इस कंपाउंड के अंदर साइक्लिक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के अंदर टोटल 5 कार्बन है। तो टोटल एक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में ये 5 पार्ट होते हैं जिसका ध्यान रखना होता है। इनफैक्ट कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम लोगों को 5 पार्ट का ध्यान रखना होता है। सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका पोजीशन क्या होगा। दूसरा, साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं है, अगर है तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तीसरा पार्ट, हम लोग का कितना कार्बन है, उस कार्बन में भी कुछ पार्ट है, उसकी बात करेंगे अभी हम लोग आगे। अगर कार्बन है तो उस कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर चौथा पार्ट, अगर हम लोगों का अल्केन है तो एन लगाएंगे, अल्कीन है तो इन लगाएंगे, अल्काइन है तो आइन लगाएंगे, और भी कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। 5वां पार्ट, हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है कि नहीं है, अगर है तो उसका नाम रिप्रेजेंट करो, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो ये 5 पार्ट को जब नोमेनक्लेचर में हम लोग लिखते हैं तो एक पैटर्न देखो, यहाँ पे ऊपर कहीं भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिख रहे थे, जैसे पहले में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लिखा, बट जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट आया तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा नंबर ऑफ कार्बन के रिप्रेजेंटेशन से पहले आया, और एन इन आइन हमेशा नंबर ऑफ कार्बन के रिप्रेजेंटेशन के बाद आया, सबसे पहला चीज। दूसरा, जैसे ही साइक्लिक कंपाउंड में गए तो साइक्लो भी हमेशा नंबर ऑफ कार्बन के रिप्रेजेंटेशन से पहले आया, तो यहाँ पे साइक्लो के आगे भी ब्रोमो है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हम लोग के साइक्लो के भी आगे आ रहा। तो हम लोग का ये ऑर्डर हम लोग को ध्यान रखना होता है, नंबर ऑफ कार्बन से पहले साइक्लो लगाना है अगर जरूरत है तो, और उससे आगे हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। फिर उसके पीछे हम लोग अल्कीन, एल्कीन, अल्काइन लिखेंगे, और उसके पीछे भी अगर जरूरत है तो हम लोग, या फिर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप लिखा करते हैं। एक एक करके हम लोग सारा नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ कुछ चीजों का केवल एक जनरल डिस्कशन होगा सबसे शुरुआत में, और उसके बाद अल्केन का नोमेनक्लेचर, उसके रूल को हम लोग बहुत आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर अल्कीन के नोमेनक्लेचर को भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे ही ये दोनों का रूल पता चल गया तुमको, तो उसके आगे केवल रूल्स में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, बट तुमको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, और तब तक तुम लोगों को दिक्कत भी नहीं रहेगा, तब तक यूज्ड टू हो जाएंगे तुम लोग नोमेनक्लेचर को लेकर के। और नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग किन किन 5 पार्ट की बात करते हैं नोमेनक्लेचर में, अगर उसके हिसाब से काम करना शुरू करें। कॉपी में हेडिंग डाल दो अपने, नोमेनक्लेचर। एक कंपाउंड का हम लोग नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अगर केवल इस पार्ट की हम लोग बात करें तो नेमिंग वाले पार्ट में हम लोगों के 5 पार्ट होंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो हम लोग को नोमेनक्लेचर के टाइम पे कंसिडर करना होता है, ये होता है हम लोग का वर्ड रूट। अभी के लिए नोट मत करो इस चीज को। पूरे कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे जो मेन पार्ट है, अगर उसको कंसिडर करना है, इस चीज को वर्ड रूट बोला जाता है। और ये वर्ड रूट वाला पार्ट हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंट्स the number of carbons in the parent chain, और पेरेंट चेन बोलो या फिर मेन चेन बोलो या फिर प्रिंसिपल चेन बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा वर्ड यूज किया जा सकता है। पेरेंट चेन या मेन चेन या प्रिंसिपल चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, जैसे 4 कार्बन था पेरेंट चेन में तो ब्यूट बोला, 5 कार्बन था तो पेंट बोला। ये सबसे पहला पार्ट पूरे कंपाउंड में हम लोग को डिसाइड करना होता है, मतलब सबसे पहला चीज
किसी भी तरह का नोमेनक्लेचर हो, पहले ये पार्ट डिसाइड करना होता है, इसलिए हम भी पहले इसी चीज को मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद इस वर्ड रूट के आगे जो लगेगा, जैसे ना कि हम लोग का नाम जब होता है तो नाम में हम लोग का मिस्टर मिसेज इस टाइप का कुछ लगता है, तो इस चीज को हम लोग प्रीफिक्स बोल सकते हैं, जो नाम के आगे टाइटल लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ टाइटल तो नहीं बोलेंगे, बट हम लोग इस चीज को प्रीफिक्स बोलना शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो प्रीफिक्स लगेगा उस चीज को हम लोग नॉर्मली प्राइमरी प्रीफिक्स बोला करते हैं। और ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स वाला पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक कंपाउंड को। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाना है, अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो नहीं लगाना है। इससे हम लोगों का प्राइमरी प्रीफिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा लिख देते हैं, साइक्लो इफ साइक्लिक कंपाउंड इज प्रेजेंट। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड लगाओ, अगर नहीं है तो आराम से उस चीज को छोड़ सकते हैं, इफ साइक्लिक कंपाउंड इज प्रेजेंट। फिर उसके बाद हम लोगों का प्राइमरी प्रीफिक्स के आगे जो ब्रोमो वर्ड लगा था, उस चीज को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोला करते हैं। मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में है अभी भी वो प्रीफिक्स, लेकिन क्योंकि दो प्रीफिक्स है तो एक को प्राइमरी प्रीफिक्स बोल दिया और दूसरे को सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल दिया। और सेकेंडरी प्रीफिक्स वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट। जो भी कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, बट जो भी कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन सबको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो हम लोग का वर्ड रूट था, उस वर्ड रूट के बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में आराम से अल्केन अल्कीन अल्काइन मेंशन किए थे, बट वर्ड रूट के पीछे आया था वो चीज, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन। तो इस केस में वर्ड रूट के जो चीज पीछे आएगा, तो जो आगे लगता है उस चीज को हम लोग प्रीफिक्स बोल रहे हैं, जो पीछे लगता है उस चीज को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इस चीज को? सफिक्स का मतलब बताओ भाई कोई। प्रत्यय। प्रत्यय या फिर उपसर्ग? सर उपसर्ग प्रीफिक्स को बोलते हैं। उपसर्ग प्रीफिक्स को बोलते हैं, पीछे वाले को प्रत्यय बोलते हैं। तो इस केस में सफिक्स वाला पार्ट जो पीछे लगा, उसमें सबसे पहला प्रीफिक्स, जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन था तो सबसे पहला प्रीफिक्स था, तो इस चीज को हम लोग आराम से प्राइमरी सफिक्स बोल सकते हैं। और सॉरी, सफिक्स बोलेंगे तो इसमें प्राइमरी सफिक्स वाला पार्ट। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अल्केन हुआ तो अल्केन, अगर अल्कीन हुआ तो ईन, अगर अल्काइन हुआ तो आइन। और भी मालूम पड़ेगा एक दो पार्ट कि हम लोग जब अल्कीन अल्काइन दोनों होगा तब क्या कर सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट पार्ट में हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स सॉरी सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। और ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज को रटना है कि ऐसा होता है, लेकिन हमेशा जब भी सवाल सॉल्व करना तो हमेशा पहले वर्ड रूट से शुरू करना, उसके आगे का पार्ट पीछे का पार्ट देखना, फिर बाकी बचा हुआ पार्ट देखना। कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे तुम लोग को सिखाएंगे वो ढंग से, एक एक पार्ट को कैसे कैसे डील करना होता है। लेकिन नोमेनक्लेचर में 5 पार्ट होते हैं जिसका हम लोग को ध्यान रखना होता है। अभी के लिए पहले इस चीज को नोट करो, फिर कुछ छोटे छोटे सिंपल से पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन सबको नोट डाउन करना है। कुछ पार्ट याद रखना पड़ेगा, अभी के लिए पहले इतने को नोट करो। और आईपीएल शुरू हो गया तो कुछ लोग गायब हो गए हैं लगता है क्लास से। इस क्लास का वीडियो भी अपलोड नहीं करेंगे और उसके बाद पढ़ाई बताएंगे भी नहीं, डाउट क्लास भी नहीं देंगे हम किसी को।
और इस पार्ट में ज्यादा स्ट्रेस मत लगाना, इसमें ज्यादा समझने का कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन है, इसलिए इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि हमको नहीं समझ आया सर, दिस है दैट है। टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आप हर एक पार्ट तुमको समझ में आता चला जाएगा, बस इंट्रोडक्शन है तो इसलिए इसको नोट करना होता है। इनफैक्ट ये चीज तुम्हारे 11th क्लास के एनसीईआरटी में कहीं देता तो नहीं है, बट नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में बहुत बेकार तरीके से दिया गया है, मतलब पूरे 11th-12th में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, किसी को समझ ही नहीं आता कि नोमेनक्लेचर का एक्चुअल रूल क्या है, तो इसीलिए एक ही बार पढ़ना होता है, टॉपिक को याद रखना थोड़ा। सर हाँ सर, और सब्स्टिट्यूएंट के आगे जो नंबरिंग लगता है वो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आ गया। नंबरिंग को प्रीफिक्स मत कंसिडर करो, बट उसी का पार्ट होता है, जैसे जो प्रीफिक्स है उसके साथ ही साथ हम लोग पोजीशन डाल रहे हैं, बट जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन में पोजीशन डालते थे, तो जैसे ऊपर हम लोग जो लिखे ना 2 ब्यूटीन, उसके जगह पे ब्यूट टू इन, ये नोमेनक्लेचर ही अब कंसिडर किया जाता है आईयूपीएससी के द्वारा, ताकि पता चल जाएगा कि अल्कीन का पोजीशन क्या है। तो जिन जिन चीजों के आगे पोजीशन लगाते हैं एग्जैक्टली उनके पोजीशन को उसके साथ रखा करते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूएंट के आगे पोजीशन लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम के आगे उसको प्लेस करेंगे। अगर हम लोग अल्कीन अल्कीन अल्काइन वाले पार्ट में पोजीशन लगा रहे हैं तो उस अल्कीन या अल्काइन के साथ साथ उस सब पोजीशन वाले पार्ट को रखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप के साथ उस पोजीशन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको अगर छाप लिया होगा तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नहीं छापा होगा तो बता देना। कुछ पॉइंट्स हम लोग जनरली आराम से लिख सकते हैं जो हम लोगों को कंसिडर करना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट वर्ड रूट हम लोग लिख सकते हैं। तो वर्ड रूट वाले पार्ट में ऊपर तो मेंशन कर ही दिया, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट क्या क्या है हम लोग को इस चीज को मेंशन करना है। इनफैक्ट ये चीज 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी दे रखा है, नंबर ऑफ कार्बन, और इसको याद रखना भी होता है। नंबर ऑफ कार्बन और उसके लिए वर्ड रूट क्या है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जिसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 के बराबर है तो वर्ड रूट वाले पार्ट में हम लोग मिथ लिखेंगे, मिथेन नहीं। तो वहां एनसीईआरटी में मिथेन का स्ट्रक्चर देके मिथेन लिखा गया है, वर्ड रूट केवल मिथ है। अगर अल्केन है तो एन लगाएंगे, अगर अल्कीन है तो इन लगाएंगे। और मिथेन में मिथीन जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए, अल्कीन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, तो मिथीन हो नहीं सकता। बट स्टिल अगर 2 कार्बन रहा तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इस टाइप से नाम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, हम लोग मिथेन वर्ड यूज नहीं करेंगे, केवल मिथ। वर्ड रूट केवल मिथ होता है। अगर 2 कार्बन होगा तो वर्ड रूट वाले पार्ट को इथ बोलेंगे, नोट भी करते जाना तुम लोग। अगर 3 कार्बन होगा तो वर्ड रूट वाले पार्ट को हम लोग प्रोप बोलेंगे। अगर 4 कार्बन होगा तो वर्ड रूट वाले पार्ट को हम लोग ऊपर लिखे हुए थे ब्यूट बोलेंगे। अगर 5 कार्बन होगा तो पेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर 6 कार्बन होगा तो हेक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग के पास 7 कार्बन हुआ तो हम लोग हेप्ट वर्ड यूज करते हैं। अगर 8 कार्बन हुआ तो हम लोग ऑक्ट वर्ड यूज करते हैं। अगर 9 कार्बन हुआ तो हम लोग नॉन वर्ड यूज करते हैं। और अगर 10 कार्बन हुआ तो हम लोग डेक वर्ड यूज करते हैं। और किसी को 11 का मालूम है क्या? 11 में क्या वर्ड यूज करते हैं, किसी को भी पता है? 11 में क्या नाम यूज करते हैं, 12 में क्या नाम यूज करते हैं, कोई जानता है? ये सर 12 का डोडेक्स और 11 का अंडेक। 11 वाले पार्ट में अनडेक वर्ड यूज करते हैं। अनडेक वाले पार्ट में जैसे ये डेक है तो डेक वही चीज आ गया, लेकिन 1 के लिए अन वर्ड यूज किए। अगर 2 रहा तो उस केस में हम लोग दो डेक वर्ड यूज करते हैं, अनडेक, दो डेक। बट 11-12 भी अपने काम का नहीं होता है, 10 तक का ही काम का 12th क्लास का सिलेबस पार्ट है। 10 के बाद 11-12 की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये नाम का लिस्ट याद रखना होगा, ये मतलब एट एनी कॉस्ट तुम लोग को याद रखना ही रखना होता है। तो उसको 2-3 बार लिख लेना और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपना आप याद भी हो जाएगा, लेकिन लिख लेना मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11-12 की जरूरत नहीं है अपने को। ये तो केवल वर्ड रूट हो गया जो अपने पेरेंट चेन या मेन कार्बन चेन या प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह केवल वर्ड रूट हो गया।
इसको नोट करने के बाद जो सेकंड रूल है इस चीज की बात करते हैं। अगर कुछ छूटेगा तो बताते चले जाना। पॉइंट नोट कर लो। सम ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज substituents for nomenclature। कुछ ग्रुप्स को नोमेनक्लेचर के लिए सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर किया जाता है। उन ग्रुप्स में जैसे सबसे पहला वाला ग्रुप हैलोजन है। हैलोजन वाले पार्ट को हम लोग हैलो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ऊपर लिखा था, अगर हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट तो ब्रोमो, तो अगर फ्लोरीन वाला पार्ट है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। इस चीज को हम लोग आराम से फ्लोरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर क्लोरीन वाला पार्ट होगा तो नोमेनक्लेचर में इस चीज को क्लोरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ब्रोमीन वाला पार्ट हुआ तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में इस चीज को हम लोग ब्रोमो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आयोडीन वाला पार्ट हुआ तो इस चीज को हम लोग आयोडो से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो हैलोजन वाले ग्रुप को हमेशा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे, पहला चीज। दूसरा, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा NO2 ग्रुप को ले सकते हैं। इस चीज को नाइट्रो बोला जाता है और नोमेनक्लेचर में भी नाइट्रो ही लिखते हैं हम लोग। तो NO2 वाले पार्ट को हमेशा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे। उसके अलावा और भी सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें हम लोग नाम थोड़ा बाद में यूज करेंगे, अभी इस चीज को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए केवल ये दो पार्ट और अभी के लिए केवल ETC लिख देते हैं। ETC में 2-3 नाम और भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, जिसको आराम से बाद में नोट करेंगे। और इसको नोट करने के बाद हम लोग अपने अल्केन वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर शुरू कर सकते हैं, बट उसको ढंग से सुनना। शुरू में हम नोमेनक्लेचर का बड़ा सिंपल सा सिनेरियो मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी वाले पार्ट को इंक्लूड करते जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग पूरा रूल्स आराम से मेंशन करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला नोमेनक्लेचर का हेडिंग डालना अपने कॉपी में, अल्केन। और अल्केन वाले पार्ट में हम लोग हमेशा केवल अल्केन में जैसे वर्ड रूट लिखेंगे, प्लस साथ ही साथ हम लोग अल्केन वाले पार्ट में एन आराम से मेंशन कर सकते हैं। इसमें हम केवल एक केस अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जो सबसे सिंपल सा केस है। अभी नहीं बेसिकली करेंगे तो सारा केस डिस्कस, बट केस 1 में केवल एक ही कार्बन चेन है तो नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। केवल अगर एक कार्बन चेन है तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फिर 2 कार्बन चेन प्लस अगर सब्स्टिट्यूएंट रहा तब उस केस में हम लोग क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो केस 1 में बस एक सिंपल सा केस नोमेनक्लेचर करना कैसे होता है, तो इस केस में बस मेंशन कर दिया हम लोग अल्केन में, इफ ओनली 1 कार्बन चेन इज प्रेजेंट, without any substituent। विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट। और एग्जैक्टली बस इतना ही पार्ट क्लास 10 के नोमेनक्लेचर में है, जो 10th के नोमेनक्लेचर में है, जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और NTSC में बाकी सारी चीजें भी है। अगर केवल एक कार्बन चेन वाला पार्ट प्रेजेंट है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब उस केस में क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो उसमें जैसे मान लो सबसे पहले CH4 दे रखा, तो CH4 में एक ही कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो नोमेनक्लेचर लिखते वक्त जो जो चीज बोल रहा है उसको ढंग से सुनना। सबसे पहला चीज वर्ड रूट डिसाइड करो। वर्ड रूट का मतलब कि उसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे। तो अगर एक ही कार्बन चेन है तो वही पेरेंट चेन होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन चेन है तो वही तो चेन बना सकते हैं ना हम लोग। और चेन का मतलब
एक कार्बन के एंड पॉइंट से लेके दूसरे कार्बन के एंड पॉइंट तक कंसिडर करना है अपने को। मतलब एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक हम लोग पूरे के पूरे चेन को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ एक ही कार्बन है, अगर एक ही कार्बन है तो एक ही का पेरेंट चेन होगा, और एक के कार्बन चेन के लिए अभी ऊपर मेंशन किया था वर्ड रूट हम लोग मिथ यूज करते हैं। तो मिथ हो गया, और क्योंकि अल्केन है तो अल्केन में हम लोग एन सफिक्स लगा के टोटल नाम मिथेन लिखा कर सकते हैं। पहला लेटर कैपिटल में होगा तो आराम से मिथेन वाला पार्ट मेंशन किया जा सकता है। अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा C2H6, तो C2H6 वाले पार्ट में एक ही ऑप्शन अपने पास, हम लोग दो कार्बन को आपस में अटैच करें और दोनों कार्बन के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन। तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट इथ लगा सकते हैं आराम से, और इथ लगाने के बाद क्योंकि अल्केन है तो एन लगा के इथेन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा तो खुद से सोचो पहले कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, और हम तुरंत नोमेनक्लेचर बता रहे हैं कंपाउंड नंबर 3 में। अपने लिस्ट को सामने रखना हमेशा कॉपी का, वो जरूरत पड़ता रहेगा अभी शुरुआत में। तो टोटल मिलाकर के इसमें 5 कार्बन है। अगर 5 कार्बन है तो वर्ड रूट अपना पेंट हो गया, और क्योंकि अल्केन है तो आराम से हम लोग एन लगा सकते हैं, तो टोटल नोमेनक्लेचर पेंटेन मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा तो इस केस में एक ही कार्बन चेन है, एक एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक एक ही कार्बन चेन है, मतलब वही चेन कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा लिख सकते हैं कार्बन 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 कार्बन, ऐसा लिखते जा रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली एक चेन टाइप का पार्ट हम लोग को मिलता जा रहा है, और मतलब जो बोलते हैं ना सिक्कर टाइप का पार्ट, वो सिक्कर टाइप का पार्ट हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। उस चेन को अगर कंसिडर करें तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन चेन के लिए वर्ड रूट हेप्ट होता है, और क्योंकि अल्केन है तो हेप्ट के आगे एन लगा सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में मिथेन, इथेन, पेंटेन, हेप्टेन, ये बड़ा सिंपलिस्टिक नोमेनक्लेचर है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। छाप लो नोमेनक्लेचर को। और इस पार्ट में तो मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, बट अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। बोलो भाई जल्दी, डाउट है अगर कोई तो। ओके, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग केस 2 वाले पार्ट पे जाएंगे, जहां से एक्चुअल नोमेनक्लेचर शुरू होगा हम लोगों के अल्केन वाले पार्ट का। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। वो क्या क्या पॉइंट्स होंगे, पहले हम सारे रूल्स मेंशन कराते जाएंगे, हर एक रूल से रिलेटेड जो जो एग्जांपल्स हो सकते हैं उस चीज को भी मेंशन कराते जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कंबाइंड एग्जांपल्स पे एक ही बार बात करेंगे। तो केस 2 मेंशन करना, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स if substituents and two or more carbon chains are present, two or more carbon chains are present। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी हुआ या दो या दो से ज्यादा कार्बन चेन प्रेजेंट हुआ, तब उस केस में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इस चीज का हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जैसे अगर दो सब्स्टिट्यूएंट रहा या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहा, दो कार्बन चेन या दो से ज्यादा कार्बन चेन रहा, तब इस केस में कुछ कुछ रूल्स को हम लोग को फॉलो करते हुए काम करना होगा। जिसमें सबसे पहला रूल हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, नोट करते जाओ इसमें, और इनफैक्ट इस रूल का थोड़ा ध्यान रखना है, हर जगह पे पहला पार्ट यही रहेगा। मतलब सबसे पहला जो हम लोगों को नोमेनक्लेचर करते वक्त जो कंसिडरेशन लेके चलना है वो हमेशा यही होता है कि हम लोगों का पेरेंट चेन कौन सा होगा। सबसे पहला कंसिडरेशन अपने दिमाग में यही आना चाहिए कि हम लोग का पेरेंट चेन या मेन चेन या प्रिंसिपल चेन क्या होगा, इस चीज को डिसाइड करो सबसे पहला। और हर एक केस में जैसे अभी अल्केन है तो अल्केन में इसके लिए रूल मेंशन करेंगे, फिर आगे जाने के बाद पता चलेगा अल्कीन, अल्कीन में भी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन का रूल कुछ अलग है, फिर आगे जाने के बाद फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसमें पेरेंट चेन का रूल अलग है,
आगे जाने के बाद साइक्लिक कंपाउंड आएगा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन का रूल अलग है। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन है, इनके रूल्स को ध्यान रखना होगा। हर एक पार्ट में एक एक एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन आएगा, जो अभी रूल मेंशन करेंगे उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आगे आएगा, उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आगे आएगा। उस तरीके से हम लोग का पेरेंट चेन का सिलेक्शन होगा। नोट करो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और इसमें भी तुम लोगों को ऑर्डर का ध्यान रखना है। तुम लोग के लिए बहुत सिंपल तरीके से ऑर्डर को हम मेंशन करते जा रहे हैं। सबसे पहला जो ध्यान रखना है हम लोग को सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में, उसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की बात कर सकते हैं। सबसे पहला जो कंसिडरेशन हम लोग लेंगे, उसमें ये सोचना होगा कि अगर एक या एक से ज्यादा पेरेंट चेन पॉसिबल हो सकते हैं। अगर एक है तब तो सोचना ही नहीं है, एक अगर कार्बन चेन है तो वही पेरेंट चेन होगा। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा पेरेंट चेन प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग उस चेन को सिलेक्ट करेंगे अल्केन में जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में हम लोग का एक ही कार्बन चेन है, मतलब एक ही कार्बन चेन, एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट है, तो एक ही कार्बन चेन है। एक जगह से शुरू किया और शुरू करके दूसरी जगह तक खत्म किया। और इसमें इससे मतलब नहीं है कि ऐसा चेन दिया कि ऐसा चेन दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। चेन का एक एंड पॉइंट, चेन का दूसरा एंड पॉइंट, तो यहाँ से पूरा का पूरा चेन हम लोग का एक ही चेन है बेसिकली। वो एंड पॉइंट मेरे मर्जी पे, जैसे मान लो कि एक रस्सी है, तो उस रस्सी को तो हम सीधा रखे या टेढ़ा रखे, हवा में रखे, दाएं रखे, बाएं रखे, उसमें मेरी मर्जी है। बट है तो एक ही सिंगल रस्सी, क्योंकि उसमें दो ही एंड पॉइंट है। उन दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक सिंगल स्ट्रक्चर है। तो एक कार्बन चेन में अगर दो एंड पॉइंट दिख रहा है, या एक कंपाउंड में दो कार्बन के एंड पॉइंट दिख रहा है, मतलब एक ही चेन पॉसिबल है। तो उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कार्बन चेन है तो एक ही कार्बन चेन। बट अगर मान लो इस तरह का सिनेरियो रहा, तो इस तरह के केस में अगर हम एंड पॉइंट्स की बात करें, तो हमको तीन एंड पॉइंट दिख रहा है। एक ये व्हाइट वाला कार्बन एंड पॉइंट दिख रहा, क्योंकि इसके आगे जाने पे कोई कार्बन नहीं है। दूसरा एक रेड वाला कार्बन, ये एंड पॉइंट दिख रहा, क्योंकि इसके आगे जाने पे भी कोई कार्बन वाला पार्ट नहीं है। और तीसरा है ऑरेंज वाले पार्ट को ले लेते हैं। वैसे हम ऑरेंज को नहीं ले रहे, हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑरेंज को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में एक व्हाइट वाला एंड है, एक पिंक वाला एंड है, और दूसरा एक ब्लू वाला एंड है। अगर इन तीनों एंड्स के हिसाब से कंसिडरेशन ले, तो तीन एंड है, तो कितना कार्बन चेन बन पाएगा? तो सिंपली दो दो एंड्स को ज्वाइन किया जा सकता है। तो जब व्हाइट एंड और रेड एंड को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से एक ही कार्बन चेन बनेगा, ब्लू वाला। दूसरा, अगर व्हाइट एंड और ब्लू एंड को ज्वाइन करें, तो एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड तक गए, यहाँ से दूसरा कार्बन चेन बनेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग ये रेड वाला पार्ट और ब्लू वाले पार्ट को ज्वाइन करें, तो इन दोनों एंड्स को मिला करके हम लोग का ये थर्ड चेन वाला पार्ट बन सकता है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर हम लोग के पास तीन पॉसिबिलिटी है कार्बन चेन को डिसाइड करने का, या फिर तीन कार्बन चेन्स पॉसिबल है। अब इन तीन कार्बन चेन में हम लोग को डिसाइड करना है कि पेरेंट चेन कौन सा है। तो पेरेंट चेन के लिए क्या करेंगे, हम लोग उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करेगा। तो चेन नंबर 2 की अगर बात करें, तो चेन नंबर 2 में कितने कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है? कोई भी जवाब दे सकता है? चेन नंबर 2 में कितने कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है? 7। चेन नंबर 2 में एग्जिस्ट करने का मतलब इस कार्बन से लेके यहाँ तक का काउंटिंग कर रहे हैं, तो टोटल 7 कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। चेन नंबर 1 अगर कंसिडर करेंगे तो 5 कार्बन दिख रहा, और चेन नंबर 3 अगर कंसिडर करेंगे तो भी 5 कार्बन दिख रहा। तो जिस कार्बन में मैक्सिमम नंबर, या सॉरी जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा वो पेरेंट चेन है। मतलब चेन नंबर 2 अपना पेरेंट चेन है। अगर ये 2 पेरेंट चेन बन गया, तो बाकी को हम लोग पेरेंट चेन नहीं बना सकते। मतलब 1 नंबर और 3 नंबर पेरेंट चेन नहीं बनेगा। ये पार्ट हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट को देखेंगे। अगर मान लो इस तरह का सिनेरियो रहा, अभी नोट नहीं करना कुछ भी, मान लो ये केस रहा, तो इसमें दो सवाल होगा। पहला तो ये सवाल कि कितने कार्बन चेन पॉसिबल है, पहला। और दूसरा, कौन सा पेरेंट चेन होने वाला है। तो पहले हम लोग कितने कार्बन चेन पॉसिबल है इसकी बात करेंगे। इसको ट्राई करके देखो सवाल को, कितने कार्बन चेन्स पॉसिबल हैं। एक काम करते हैं, रुको सेकंड, कितने कार्बन चेन्स पॉसिबल हैं पहला, और दूसरा कौन सा पेरेंट चेन होगा इस कंपाउंड के अंदर। सोच के देखो, कॉपी में ड्रॉ करो, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे।
सर 5 कार्बन चेन पॉसिबल होगा। 5 कार्बन चेन पॉसिबल होगा। ओके, पक्का? हाँ सर शायद। हाँ सर, ये बोल रही है शायद भी लगा रही है, सब खुद ही बोल लो। दीक्षा, नहीं होगा। कितना? 6। 6? सुन के तो ठीक ठीक लग रहा है। चलो ध्यान दो, एक ये हम लोग का एंड पॉइंट है कार्बन का, एक यहाँ एंड पॉइंट है, एक यहाँ एंड पॉइंट और एक यहाँ एंड पॉइंट है। टोटल 4 एंड पॉइंट है। और अगर मान लो ये एंड पॉइंट जो ब्लू है, चलो इसको हम अलग अलग एंड पॉइंट कलर से डिनोट कर देते हैं। ब्लू है, व्हाइट है, और यहाँ पे पिंक वाला पार्ट है, और येलो यूज नहीं कर सकते, ये ग्रीन वाला पार्ट है। तो अगर ब्लू और व्हाइट वाले पार्ट को मिलाते हैं तो यहाँ से एक कार्बन चेन बना दिया, ये एक कार्बन चेन बन गया। अगर हम लोग ब्लू और पिंक वाले पार्ट को मिलाते हैं तो यहाँ से दूसरा कार्बन चेन बन गया। अगर हम लोग ब्लू और ग्रीन वाले पार्ट को मिलाते हैं तो यहाँ से तीसरा कार्बन चेन बन गया। अगर हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को रेड वाले पार्ट से मिलाते हैं तो उस केस में यहाँ चौथा कार्बन चेन बन गया। अगर हम लोग व्हाइट और ब्लू को तो मिला चुके हैं, तो हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को ग्रीन वाले पार्ट से मिला देते हैं, तो यहाँ से मिला करके हम लोग का 5वां कार्बन चेन बन जाएगा। और उसके बाद ऑरेंज वाला पार्ट, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, सॉरी ब्लू वाला पार्ट वो ग्रीन से मैच कर चुका, रेड से मैच कर चुका, व्हाइट से मैच कर चुका। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। व्हाइट वाला पार्ट भी रेड और ग्रीन से मैच कर चुका और ब्लू से पहले ही मैच कर चुका था, इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन ये हम लोग का जो रेड वाला पार्ट है या ग्रीन वाले पार्ट से तो अभी तक मैच नहीं किया है, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो टोटल मिला करके हम लोग का 6 कार्बन चेन पॉसिबल है। तो पहला सवाल तो ये, इसमें कितने कार्बन चेन थे? तो 6 कार्बन चेन पॉसिबल हो सकते थे। कार्बन चेन 6 पॉसिबल है, बट पेरेंट चेन किसी एक को डिसाइड करना पड़ेगा अपने को लास्टली। तो अगर इसमें पेरेंट चेन की बात करें तो कौन सा पेरेंट चेन होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 में, ये बताना है। अगर 1 2 3 4 5 6 में पेरेंट चेन की बात करें तो कौन सा पेरेंट चेन होना चाहिए? पहला वाला। पहला वाला के शुभम। ये कौन सा पेरेंट चेन कौन सा होगा 1 से लेके 6 तक में? क्षितिज। सर 1 से 3 के बीच वाला। 1 से 3 के बीच वाला? 1 से 3 के बीच वाला नहीं होगा, इधर चेन नंबर 1, ये जो ब्लू वाला चेन है ये चेन नंबर 1 हो गया। मतलब जो ये ब्लू वाले कार्बन से लेके व्हाइट वाले कार्बन तक को कवर कर रहा है, इस पूरे को हम लोग चेन नंबर 1 बोल रहे हैं। फिर से हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, इस कार्बन से लेके ये पूरा का पूरा पार्ट ये चेन नंबर 1 हो गया है। तो 1 से लेके 3 वाला नहीं बोल सकते। अच्छा सर 5th चेन फिर। 5th चेन मतलब ये ग्रीन वाला चेन की बात कर रहे हैं। यस सर। तो ठीक है, एक तो ऑप्शन है 5th चेन हो सकता है। दीक्षा तुम कौन सा बताई थी? सर हम भी यही बोल रहे थे सर, बट अब समझ नहीं आया कि 1 से 4 वाला पहला चेन कहलाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शुभम तुम कौन सा बोला? सर थर्ड में भी तो उतना ही कार्बन। थर्ड में भी उतना ही कार्बन है? पक्का? चलो तुम्हारे हिसाब से थर्ड आंसर लेके चल रहा है। और ईशान, कौन सा पेरेंट चेन होना चाहिए? थर्ड में तो सर उतना ही होगा, पता नहीं। तो हम तो पूछ रहे हैं पेरेंट चेन तुम्हारे हिसाब से कौन सा होना चाहिए? पेरेंट चेन 3। 3 होना चाहिए कि स्वयं?
सर मैं अभी आया इसलिए पहले का चीज क्लियर नहीं है, आप क्या बता रहे? कोई बात नहीं। स्मृति, सर ग्रीन वाला। ग्रीन वाला मतलब चेन नंबर 5। हाँ सर वही। ओके। मयंक, मयंक बेचारा बास्केटबॉल नहीं खेल पाता है शाम में क्लास हो जाने की वजह से, बड़ा दुखी रहता है ये। आद्या, कौन सा कार्बन चेन होगा? पेरेंट चेन 5th वाला। 5th वाला, ग्रीन वाला कि ऑरेंज वाला बोल रही है? 5th बोली या 6th बोली, हमको समझ नहीं आया। ग्रीन 5th ग्रीन वाला। वाला, चलो ठीक है। जैसे हम सारे कार्बन चेन की बात करते हैं, कार्बन चेन 1, तो कार्बन चेन 1 ये ब्लू वाला पार्ट है, तो एक कार्बन और व्हाइट तक खत्म होना है, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। चेन नंबर अगर 2 लेके चले तो चेन नंबर 2 ये व्हाइट वाला दिख रहा है हमको, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन हो गया, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। चेन नंबर 3 वाले पार्ट की बात करते हैं, ये जो पिंक वाला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेन नंबर 3 वाले पार्ट में टोटल 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन है, इसका मतलब 2 वाला पार्ट भी खत्म हो गया। चेन नंबर 4 की बात करते हैं, येलो वाला पार्ट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चेन नंबर 4 में 7 कार्बन है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। चेन नंबर 5 की बात करते हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चेन नंबर 5 में 10 कार्बन है, इसका मतलब चेन नंबर 3 भी रिजेक्ट हो गया। चेन नंबर 6 की बात करते हैं, ऑरेंज वाला पार्ट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस केस में 12 कार्बन है। अगर 12 कार्बन है तो ये चेन नंबर 5 वाला पार्ट भी रिजेक्ट हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन नंबर 6 में है, मतलब इस ग्रीन वाले कार्बन से लेके इस ऑरेंज वाले रेड वाले कार्बन तक जाएंगे, यहाँ से ये चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा, जिसमें हम लोग कार्बन चेन के टोटल 12 कार्बन की बात कर रहे हैं। ये पार्ट अपना चेन में पेरेंट चेन कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन के लिए कंसिडर करते हैं। समझ आया? कि अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट होगा तो बेहिचक पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज इनिशियली अभी सीखना है तुम लोग को कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा। इस चीज को सीखने के बाद फिर हम लोग आगे जब भी जाएंगे तो ये सब चीज बड़ा एलिमेंट्री लगेगा, मतलब पहली बार सीखने में कंफ्यूजिंग लगता है कि पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करे, क्या करे, लेकिन बस सीखना होता है, इसलिए हम बहुत आराम से धीरे धीरे बोल रहे हैं यहाँ पे। सर हाँ सर कोई इजी मेथड जिससे पता लग सके कितना नंबर ऑफ चेन्स होगा? और इससे इजी क्या रह सकता है? सर मतलब ऐसा नहीं है कि जितना एंड पॉइंट्स होगा उतना ही होगा, या फिर उससे कम एक ज्यादा? ये इजी मेथड है। ऐसा सुना है कभी 4C2? कोई भी आदमी सुना है तुम में से 4C2? कोई भी आदमी सुना है? कोई भी? मैथ्स का पार्ट है ये। एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में जैसे ऐसा एक सिलेक्शन का चीज होता है कि अगर हम लोग के पास मान लो 4 चीजें रखा, A, B, C और D, और इन 4 में से हम लोग को 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं हम लोग? तो जैसे अगर 2 चीजें सिलेक्ट करनी है तो AB का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो फिर बाकी अपने आप अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद AC का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, AD का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, फिर उसके बाद BC का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, BD का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, फिर उसके बाद CD का कॉम्बिनेशन, क्योंकि AC, AB और AD तो पहले डिस्कस कर चुके थे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स अगर दिए हैं जिनमें से 2-2 को सेलेक्ट करके अगर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो उन कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग ये पार्ट अगर कंसिडर करें तो इसको 4C2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 4 सब्सटेंसेस में से 2 को सिलेक्ट कर रहा है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, मतलब 4 फैक्टोरियल वर्ड यूज करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब 4, 3, 2, 1 ऐसा लिखो, और नीचे वाले पार्ट में हम लोग अगर 4C2 दे रखा होगा तो इस केस में ऊपर केवल हम लोग 4 से लेके वहीं तक का डिजिट लिखेंगे जो इसके बाद एग्जिस्ट नहीं करता, तो इससे पहले तक एग्जिस्ट करता हो। तो जैसे 4, 3, 2, 1 लिखेंगे ऊपर, नीचे वाले पार्ट में केवल 2 दे रखा तो 2 into 1 लिखेंगे और ऊपर से इस चीज को हटा दो। तो जब भी कभी 4C2 देगा,
इसका मतलब ऊपर वाले डिजिट से नीचे के मल्टीप्लिकेशन को लिखते जाएंगे, तब तक लिखेंगे जब तक यहाँ का डिजिट आ जा रहा हो। मतलब जैसे ये डिजिट आ रहा है उसके पहले वाले तक के ही पार्ट को लिखेंगे। तो 4 लिखा, फिर इसका 3 लिखा, फिर 2 लिखते, लेकिन क्योंकि नीचे 2 है तो हम लोग 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इस चीज को 4C2 लिखा जा सकता है। तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6। तो देख लो टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 3, 2, 5 और 1, 6। जैसे अगर मान लो अगर हम लोग के पास 3 बॉल होता, A, B और C, और दो को पिक करना है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता था? तो AB बन सकता था, AC बन सकता था और BC बन सकता था। तो टोटल 3 ही कॉम्बिनेशन है। तो 3 बॉल में 2 को सिलेक्ट करना है, 2 के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है। तो इस केस में 3 लिखा, बट नीचे इंटू 2 करते, बट नीचे ऑलरेडी 2 दे रखा है। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग 2 आराम से लिख करके काम, अच्छा यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया। कैसे लिखते हैं भाई? 3C2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे? 3 × 2 कर रहे हैं तो फिर आ नहीं रहा। 2 × 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में अच्छा सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं। लिखने का तरीका शायद ऐसा होता है, n × n-1 × n-2 इस टाइप से ऐसा लिखने का तरीका होता है। कुछ शायद भूल रहे हैं, मतलब हमको ध्यान नहीं आ रहा, बट लिखने का तरीका तो ऐसा ही होता है। इसमें क्या गलती कर रहे हैं हमको ध्यान नहीं आ रहा। AB, AC और BC, n × n-1 n-2 और नीचे वाले पार्ट में अब 2m तक लिखा करते थे। लिख तो ठीक ही रहे हम। 1 मिनट एक और कॉम्बिनेशन देख लेने दो। ABCDE अगर लेके चलते हैं तो AB बना सकते हैं, AC बना सकते हैं, AD बना सकते हैं, AE बना सकते हैं, BC बना सकते हैं, BD बना सकते हैं और BE बना सकते हैं, फिर CD CE बना सकते हैं और DE बना सकते हैं। तो टोटल मिला के 4, 4, 8 और 2, 10। तो 5 सब्सटेंसेस हैं जिसमें से 2 को सेलेक्ट करना है। तो 5 × 4 और नीचे वाले पार्ट में, अच्छा ठीक है, शायद हम ऐसा कुछ गलती कर रहे थे। इसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा तो 4 फैक्टोरियल में ये साइन लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लेते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1। तो जब हम लोग 4C2 लिखते हैं तो उसमें नीचे ये पार्ट कितने बार आया, मतलब नीचे जो टर्म है हम लोग केवल वहीं तक का कैलकुलेशन करेंगे। वहीं तक का कैलकुलेशन मतलब जो ये 4 है, ये 4 लिखो और ऐसा लिखने का होता है NCM, मान लो ऐसा दे रखा। तो हम लोग कैलकुलेशन में लिखते वक्त ऊपर में मतलब उस डिवीजन वाले पार्ट के न्यूमरेटर वाले पार्ट में n और ऊपर n-1 लिखेंगे। मतलब उतने टर्म्स लिखना है जितना यहाँ वैल्यू दे रखा है। मतलब अगर यहाँ पे 1 दे रखा तो ऊपर केवल n लिखते हैं। अगर 2 दे रखा होता तो उस केस में n × n-1 लिखते हैं। अगर 3 दे रखा तो n × n-1 × n-2, मतलब 3 टर्म्स लिखा करते हैं। और उसके बाद नीचे वाले पार्ट में हम लोग इसका फैक्टोरियल लिखेंगे, मतलब m फैक्टोरियल लिखेंगे। तो जैसे अगर 4C2 दिया था तो 4C2 का मतलब हो गया 4 और इसके सेकेंड टर्म तक जाएंगे फैक्टोरियल में, मतलब 4 - 1 3 के बराबर लिख सकते हैं। और नीचे वाले पार्ट में 2 × 1 कर दिया तो 12/2, इसका मतलब 6 लिख सकते हैं। अगर 5C2 दे रखा तो 5 और इसके सेकेंड टर्म तक जाएंगे। तो 5 का सेकेंड टर्म जो इससे एक वैल्यू छोटा है, मतलब 4 तक लिखा और नीचे वाले पार्ट में फिर 2 × 1 फैक्टोरियल लिख दिया। तो 20/2 मतलब 10 वैल्यू आएगा। अगर 3C2 है तो 3C2 का मतलब थर्ड के फैक्टोरियल के सेकेंड टर्म तक जाएंगे। तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई नीचे 2 फैक्टोरियल 2 × 1, ये पार्ट कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यू 3 निकल के आया। तो ऊपर जो कॉम्बिनेशन बनाए थे ABC, 3 सब्सटेंसेस या 3 बॉल्स है, इसमें से 2 को सिलेक्ट करना है। तो AB, AC और BC, तो टोटल 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। तो 3 बॉल्स में से 2 को सिलेक्ट करना है तो 3C2, ये लिखने का एक तरीका हो सकता है। तो जैसे ऊपर जो सवाल तुम पूछी कि सर अगर कोई एक शॉर्टकट निकालना है कि कितने एंड पॉइंट से तो कितने कार्बन चेन होंगे, तो जैसे ऊपर वाले कंपाउंड्स में हम लोग के पास 4 एंड पॉइंट्स है। अगर 4 एंड पॉइंट्स हैं तो 4 में से एंड में 2 ही एंड को पकड़ना है तभी चेन बन जाएगा अपना। तो 4 में से 2 एंड को पकड़ना है तो 4C2। तो 4
और सेकेंड टर्म तक लिखेंगे तो 3 और नीचे वाले पार्ट में 2 into 1, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आराम से 6, मतलब टोटल 6 कार्बन चेन हो सकता है। अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं तो ऊपर वाले केस में कितने एंड पॉइंट्स थे, एक एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट और तीसरा एंड पॉइंट। तो 3 एंड पॉइंट्स में से 2 को सिलेक्ट करना था, 3C2, तो 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 into 1, मतलब सेकेंड टर्म तक लिख रहे हैं 3 फैक्टोरियल को, तो 3 उससे एक छोटा वैल्यू 2 और उसका ये कैंसिल आउट होगा तो 3 चेन के एंड पॉइंट को बोल सकते हैं। बट उसमें एक कैच होता है, कैच ये है कि हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत डिटेल डिस्कशन होता है क्लास 11 के मैथमेटिक्स में, हम अभी उतने डिटेल की बात नहीं कर रहे हैं। बट जैसे मान लो एक हम छोटा सा सवाल लेते हैं और इसमें से 2 बॉल्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो जैसे कि सोच के देखो, अगर ABCD था तो ABCD वाले पार्ट में हम लोग के पास टोटल 6 कॉम्बिनेशन आए थे, AB AC AD BC BD CD, टोटल 6 कॉम्बिनेशन आए थे। बट अगर हम लोग 2 बॉल्स को सेम कर दें AA और CD, तो अब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे, यूनिक कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं हम लोग। तो एक में AA हो गया, एक में AC हो गया, एक में AD हो गया। उसके अलावा फिर हम लोग आराम से CD वाले पार्ट को ले सकते हैं। जैसे मान लो पहले इस बॉल का सबसे कॉम्बिनेशन निकाल लिए, तो AA AC और AD लिख दिया, बट दूसरा भी तो बॉल A ही है, तो हम लोग दूसरे वाले का कॉम्बिनेशन यूज करें पहले वाले का कॉम्बिनेशन यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए सेकंड वाले का कॉम्बिनेशन काम में नहीं आया। फिर C वाले पार्ट के साथ D का कॉम्बिनेशन निकाल लिए, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन। बट अगर 4 डिफरेंट बॉल होते, सॉरी टोटल 4 कॉम्बिनेशन, 4 डिफरेंट बॉल होते तो 6 कॉम्बिनेशन हो सकता था। अब उस 6 में से कुछ पार्ट कॉमन होने की वजह से कुछ पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, तो इस वजह से ये जो 4C2 हम लोग लिखे कि कार्बन चेन के एंड पॉइंट से 2 को सिलेक्ट कर लिया, ये अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में कितने कार्बन चेन से अगर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करें, जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, इस केस में कितने कार्बन चेन है, तो हम लोग के पास 3 एंड पॉइंट्स हैं। अगर 3 एंड पॉइंट्स है तो 3C2 लिख सकते थे, 3 into 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 3 कार्बन चेन आना चाहिए था। बट एक्चुअल में अगर देखो तो तीनों कार्बन चेन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये कार्बन चेन या फिर ये कार्बन चेन या फिर ये कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन को हम लोग एक ट्राइंगल के जैसा प्लेस कर दे तो सवाल ज्यादा इजीली समझ में आएगा। एक कार्बन चेन, दूसरा कार्बन चेन, तीसरा कार्बन चेन, क्या डिफरेंस है तीनों में, अपने कॉपी में इसको लिख के घुमा घुमा के देखो 120 डिग्री से, कोई डिफरेंस नहीं है। तो तीनों एंड पॉइंट सेम होने की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर मान लो 2 एंड पॉइंट सेम होता ये चीज, तब इस केस में नीचे का कार्बन चेन या ऊपर का कार्बन चेन ये सेम हो जाता, केवल यही एक कार्बन चेन नया निकल के आता, तो ये दोनों में से एक को छोड़ना पड़ता, 2 कार्बन चेन लेके चलते। तो इस वजह से ये जो तरीका है कॉम्बिनेशन का, इसको यूज मत करना, क्योंकि अगर 2 एंड पॉइंट सिमिलर टाइप के होंगे तो उसको पॉसिबिलिटी में काउंट करते वक्त फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, बट हम लोग को पता नहीं है मॉडिफिकेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमेशा गलत निकल के आएगा। तो एक चीज कर सकते हैं, जैसे अगर कार्बन चेन देगा तो उसमें देख लेना कितने एंड पॉइंट से, फटाफट सबको ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन भी मत करना, कार्बन चेन को काउंट करते चलना। जैसे अगर ऊपर वाला सवाल दे रखा होता मेरे सामने, तो पहला सवाल इसलिए तुम लोग को थोड़ा भारी लग रहा है, बट पहला सवाल भारी नहीं है। अगर ये कंपाउंड दे रखा होता तो हम इसमें क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट करते हैं नीचे बता रहे हैं तुम लोगों को। अरे खैर आगे काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कार्बन चेन बड़ा होगा आगे। मान लो हमको सवाल सॉल्व करना होता तो हम पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे एक चीज सोचना कभी भी एक कंपाउंड को देख के, कंपाउंड में जब भी कभी जंक्शन रहेगा, जंक्शन होने का मतलब जहाँ पे 3 कार्बन चेन या 4 कार्बन चेन निकल रहे हो, तो ये 2 पॉइंट है, ये दोनों जंक्शन को देखना। सबसे पहले कंपाउंड को देखते ही जंक्शन को देखना, उस जंक्शन से लेफ्ट में गए तो कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन, राइट में गए तो कितने कार्बन है अपने पास, 4 कार्बन। नीचे साइड जाएंगे अगर, तो नीचे साइड जाने पे इस ऊपर वाले जंक्शन से नीचे साइड में अगर गए तो यहाँ पे 4 कार्बन है, लेफ्ट साइड में गए तो 3 कार्बन है। तो इस जंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इसको रेड से मार्क कर देते हैं, इस रेड जंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इधर 2 ही कार्बन है, जबकि हम लोग को लॉन्गर कार्बन चेन चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया, ये अपने काम का निकल के ही नहीं आएगा अगर ऊपर वाले जंक्शन को लेके चले। तो ऊपर वाले जंक्शन में 4 कार्बन, नीचे जाने पे 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, तो दिख रहा है ना कि इधर 4 कार्बन, नीचे भी 4 कार्बन, ये बड़ा कॉम्बिनेशन बना सकता है।
अगर नीचे ब्लू वाले जंक्शन की बात करते हैं तो ब्लू वाले जंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर काउंटिंग करना शुरू करें तो नीचे जाने पे 3 कार्बन दिख रहा, लेफ्ट साइड में जाने पे इधर 2 कार्बन दिख रहा, ऊपर जाने पे हम लोग को इधर 3 कार्बन दिखेगा और राइट साइड में जाने पे हम लोग को 1 2 3 4 5 कार्बन दिखेगा। तो नीचे का जंक्शन ले या ऊपर का जंक्शन ले हम लोग को दिख रहा है कि इधर साइड को और इधर साइड को मिला करके सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है। तो हम लोग सारा कार्बन चेन नहीं बनाएंगे, जंक्शन को देखेंगे, जंक्शन से सारे डायरेक्शंस में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में जाने पे लॉन्गर कार्बन चेन दिख रहा है उसको कंसिडर करना शुरू करेंगे, आसानी से चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और बाकी प्रैक्टिस करते करते तुमको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि कौन से कंपाउंड में कितने कार्बन चेन्स है, उसके लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, शुरुआत में थोड़ा लगता है बट आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कोई डाउट किसी को? पहले वाले रूल में अगर कोई भी डाउट है तो बताओ। अगर डाउट नहीं है तो हम तुम्हारे सामने एक सिनेरियो पुट कर रहे हैं। सर सिंपल से, हाँ बोलो। सर वो 3C2 में 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बार फिर बताएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो गया ये पार्ट में। 3C2 में क्या करते हैं? 2 क्या रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, एक बार कंफ्यूज हो गया ये पार्ट में। जैसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास, उसमें से कितने का सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे 3 बॉल्स से मान लो A B और C, इन 3 में से 2 बॉल्स को सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 3 बॉल से तो 3 लिख दिया, 2 का कॉम्बिनेशन करना है तो 2 लिख दिया। अगर 3 बॉल्स होते और तीनों का सिलेक्शन करना है तो हम लोग आराम से 3 लिखते। अगर 3 बॉल्स से एक का सिलेक्शन करना है तो 3C1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे का 1 है ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऊपर का जो 3 है ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल अपने पास सामान कितने हैं और नीचे सिलेक्ट कितना करना है उसमें से। ठीक है, ये टर्म वैसे मैथमेटिकल टर्म है। मैथमेटिकल टर्म मेरे हिसाब से तुम्हारे काम का नहीं होगा, ओलंपियाड वगैरह में काम का होता है। ओलंपियाड में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछा जाता है मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, लेकिन अदरवाइज क्लास 11th के मैथ्स का पार्ट है, बेसिक पार्ट है मजेदार टॉपिक, लॉजिकल टॉपिक है, बहुत मजा आता है, बस काउंटिंग करना होता है। जिनका मैथ्स खराब होता है उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, पता नहीं क्यों। जिनका दिमाग चलता है उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। बेसिकली तुम्हारा मेंटल एबिलिटी का टॉपिक ही है। मान लो ये सवाल दे रखा है, मान लो ये सवाल दे रखा है, तो इस केस में कितने कार्बन चेन है अपने पास। तो एक कार्बन चेन ये दिख रहा है हमको, ब्लू से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा कार्बन चेन इस एंड से लेके इस एंड तक चले जाते हैं, तो दूसरा ये व्हाइट वाला कार्बन चेन दिख रहा। और तीसरा उसके बाद हम लोग एक एंड से दूसरे एंड तक ये तीसरा कार्बन चेन ले लेते हैं। तो टोटल मिला के अपने पास 3 कार्बन चेन है। अगर इन 3 कार्बन चेन में पेरेंट चेन डिसाइड करना है तो रूल क्या है अपने पास, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो चेन नंबर 1 में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। चेन नंबर 2 में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन है। चेन नंबर 3 में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब ये तो खत्म हो गया, बट ये दोनों जगह 7-7 कार्बन है। तो अगर जो दोनों जगह 7-7 कार्बन होंगे तो अब क्या करें हम लोग। तो पहले रूल से तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। पहले रूल में बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो ऊपर वाले में भी 7 कार्बन है, ब्लू वाले में भी 7 कार्बन है। तो इस तरह का जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन होने पे फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे मूव किया करते हैं, जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। मतलब शुरुआत में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, बट अगर उससे डिसाइड नहीं कर पाए, उससे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उससे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि हम लोग अपेरेंट चेन कौन सा होना है, तब हम लोग फिर सेकेंड रूल वाले पार्ट में मूव करेंगे। और वो सेकेंड रूल वाला पार्ट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। मतलब कौन सा पेरेंट चेन लेके चले हम लोग, ताकि हम लोगों को नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम निकल के आए। और सब्स्टिट्यूएंट का एक छोटा सा मतलब अभी हम बता रहे हैं। पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड होता है उस चीज को सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। मतलब एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो उस पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड है सब को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। जैसे मान लो कि अगर हम लोग ये कंपाउंड की बात करते हैं और यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा, तो पेरेंट चेन वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक ही तो कार्बन चेन है, मतलब यही पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन जैसे ही डिसाइड कर लिया तो पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसको हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो हम जहां भी सब्स्टिट्यूएंट होगा हम ऑरेंज से मार्क करेंगे, हमेशा ऑरेंज से मार्क करेंगे, अभी से लेके पूरे नोमेनक्लेचर तक। तो पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट हो गया।
जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूएंट बनाना है तो इस केस में पेरेंट चेन वाला पार्ट तो हम लोग को दिख रहा है कि आराम से एक ही कार्बन चेन है, और उसके अलावा पेरेंट चेन पे एक ब्रोमीन है, क्लोरीन है और NO2 है। पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड हो गया उस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, गिवन वो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप ना हो तो उस चीज को सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। एक और सिनेरियो यहाँ पे, अगर मान लो ये कंपाउंड है जो हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे, तो इस केस में तो हम लोग के पास 3 कार्बन चेन है, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। तो अगर ये दोनों एंड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक कार्बन चेन बना, अगर इन दोनों एंड पॉइंट को मिलाएंगे तो दूसरा कार्बन चेन बना, इन दोनों एंड पॉइंट को मिलाएंगे तीसरा कार्बन चेन बना। तो इस केस में इन तीनों कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है अगर देखे तो कार्बन चेन नंबर 1, 2 और 3 नंबर वाले पार्ट में टोटल 5 कार्बन है, 2 नंबर वाले पार्ट में 5 कार्बन है, 1 नंबर वाले पार्ट में 7 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन ये अपना पेरेंट चेन बनेगा, मतलब इसको चेन से हटा सकते हैं। अगर ये पेरेंट चेन में नहीं है तो इस केस में ये जो कार्बन चेन है, ये कार्बन वाला पार्ट है, तो ये कार्बन, लेकिन ये कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन का पार्ट है क्या? मतलब पेरेंट चेन के कार्बन में ये कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पेरेंट चेन में कार्बन्स है, लेकिन यही 7 कार्बन्स है, जबकि ये कार्बन उस पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। जैसे ऐसा समझ लो कि एक रस्सी है, बट उस रस्सी से हम लोग दूसरा रस्सी बांध दिए यहाँ पे, तो ये भी रस्सी है, ये भी रस्सी है, लेकिन मेन रस्सी नहीं है, ये कोई साइड वाला रस्सी ऐसा मानते हुए चल रहा है हम लोग। तो सब्सिडियरी वर्ड यूज कर ले सकते हैं हम लोग, या फिर इसी चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन चेन सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। अगर पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग किसी कार्बन चेन को अटैच कर देते हैं, या कोई ऐसे कार्बन चेन की बात कर रहे हैं जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो उस कार्बन चेन को सब्स्टिट्यूएंट बोला जा सकता है, मतलब ये कार्बन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोगों का ऊपर जो एग्जांपल हम मेंशन किए थे, सिमिलर टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी के लिए, सेम नहीं ले रहे बट सिमिलर टाइप का ले रहे हैं। मान लीजिए कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में पेरेंट चेन कौन सा होगा? तो जंक्शन के हिसाब से अगर बात करें, हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इधर 2 कार्बन दिख रहा है, इधर 2 कार्बन दिख रहा है, इधर 3 कार्बन दिख रहा है। तो नीचे वाले जंक्शन से एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, तो ऑब्वियसली बात है 2 कार्बन किसी काम का नहीं है। ऊपर वाले जंक्शन से एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, तो हो सकता है ऊपर वाला पार्ट भी काम का नहीं है, बट एक बार पूरे कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 से ज्यादा कार्बन कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब हम आराम से यहाँ से लेके यहाँ तक के कार्बन चेन को पेरेंट चेन बना लेंगे। पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गया। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, जो भी कार्बन चेन्स भी डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, उस पूरे कार्बन चेन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बनाया करेंगे। तो पेरेंट चेन के पार्ट से ये पूरा ग्रुप अटैच था, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। नीचे वाला पार्ट भी पूरा ग्रुप अटैच था, ये भी सब्स्टिट्यूएंट कहला जाएगा। तो इस एक छोटे से डेफिनेशन का ध्यान रखना, जो भी ग्रुप्स अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, जो भी ग्रुप्स हम लोग के पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, उस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। चाहे वो अल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, उससे मतलब नहीं है। जो भी ग्रुप्स पेरेंट चेन एक बार डिसाइड कर लिया, उससे जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होंगे डायरेक्टली, उन सबको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोला। तो जैसे मान लो अगर हम लोग इस रूल की बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं कि हम लोग का कार्बन नंबर 1 उसमें 7 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 में भी 7 कार्बन है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे पेरेंट चेन कौन सा है? तो हम अभी के लिए इसी एग्जांपल को नीचे लिख रहे हैं, 1 मिनट। चलो ध्यान दो, जैसे एक चीज तो मालूम पड़ गया कि चेन नंबर 3 वाला पार्ट पेरेंट चेन नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और बाकी जो एग्जांपल्स है उसको हम 2 बार लिख देते हैं। एक केस में हम पेरेंट चेन नंबर 2 को केवल शो कर रहे हैं, और एक केस में हम पेरेंट चेन नंबर केवल 1 को शो करेंगे। अगर पेरेंट चेन 2 लेके चले तब क्या होगा, और अगर पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम केवल 1 को लेके चले तब क्या होगा? तो एक चीज देखो, यहाँ पे एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये पेरेंट चेन से ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है बट उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो चेन से जो पार्ट डायरेक्टली अटैच्ड है अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया। सबसे पहला चीज नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं।
पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड है वो अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो पेरेंट चेन से ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड है और ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ऊपर में भी 2 कार्बन है और एक ब्रोमीन है, नीचे में भी 2 कार्बन और एक ब्रोमीन है, लेकिन ऊपर वाले केस में पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच्ड है उसी भी ब्रोमीन है, मतलब पूरा पार्ट एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट चेन से पूरा ग्रुप एक साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे उसी ग्रुप का 2 अलग अलग पार्ट 2 अलग अलग जगह अटैच्ड है। तो अगर पेरेंट चेन 2 वाले पार्ट को लेते तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, जबकि पेरेंट चेन 3 वाले पार्ट 1 वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। और अभी हम लोग लिखे थे ऊपर, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाएंगे। तो जिस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो अपना पेरेंट चेन बनेगा, मतलब 1 नंबर अपना पेरेंट चेन बनेगा और 2 नंबर पेरेंट चेन नहीं बनेगा। अगर इस पार्ट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे यही रूल्स रिपीट होंगे। पहली बार सीख रहे हैं तो इन सब में डाउट्स आना ऑब्वियस ही बात है, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, बट आया तो आराम से पूछ लेने का है। सर फिर से समझा सकते हैं सर? हम डाउट बोल रहे हैं, तुम वो रिपीट करने बोलती है। चलो एक चीज बता रहे हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट समझ आया कि नहीं आया? नहीं सर, ये वाला इसमें समझ नहीं आया, सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर, वो समझ आ गया। आ गया, चलो ठीक है। तो जैसे पेरेंट चेन यहाँ पे हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये पूरा का पूरा कार्बन चेन वाला पार्ट तो पेरेंट चेन हो गया, इसको पूरा हम एक ऐसा बॉक्स के टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट अपना, एक मिनट लाइट चला गया, ये पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग अपना पेरेंट चेन मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इस कार्बन चेन वाले पार्ट से, मतलब चेन का मतलब रस्सी समझ लो सिंपली, ठीक है, उस रस्सी वाले पार्ट से ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका मतलब इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हुए चल रहे हैं, समझ आया? यस सर। तो हम सब्स्टिट्यूएंट को ऑरेंज कलर से डिनोट कर रहे हैं, बॉक्स में हमेशा ऑरेंज कलर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप एक ही साथ प्रेजेंट है, एक ही जगह पे एक ही साथ प्रेजेंट है, आपस में क्या है उससे मतलब नहीं है, बट ये पूरा ग्रुप उस पेरेंट चेन से एक रस्सी है, उसमें कुछ ग्रुप एक लटका हुआ है, ठीक है। तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और दूसरे वाले केस में जैसे उसको ऐसा समझ लो कि जैसे हम लोग मेन चेन और ब्रांच चेन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जैसे पेड़ का स्टेम है और स्टेम वाले पार्ट में एक ब्रांच है, उस ब्रांच पे कुछ हो सकता है हो, ठीक है। बट ऐसा समझ लो कि स्टेम के ऊपर पत्ती है और स्टेम के ऊपर जो ब्रांच है उसके ऊपर पत्ती है। तो एक तरफ ब्रांच हो गया और एक तरफ पत्ती हो गया, या फिर एक ब्रांच के ऊपर पत्ती हो गया। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करेंगे, एक सिंगल यूनिट के जैसा कंसिडर करेंगे। जबकि पत्ती और ब्रांच अगर अलग अलग हो गया तो इन दोनों को अलग अलग यूनिट के जैसा कंसिडर करेंगे, ठीक है। यस सर। तो नीचे वाले पार्ट में अगर हम लोग पेरेंट चेन 1 वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो 1 वाले पार्ट में जो पेरेंट चेन है उसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेके चल रहा है। ये पूरा पार्ट एक चेन है और उस चेन वाले पार्ट में ये ऊपर वाला ग्रुप अटैच्ड है और ये नीचे वाला ब्रोमीन भी अटैच्ड है। इसका मतलब हम लोग का 2 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ऊपर में एक सब्स्टिट्यूएंट, नीचे में 2 सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नीचे वाले में है, तो इसलिए 1 नंबर वाले पार्ट को हम लोग पेरेंट चेन के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब समझ आया? यस सर, समझ आ गया। नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर, आ गया सर समझ। ओके, और किसी ऊपर डाउट है इस पार्ट में तो बताओ। जो भी डाउट होगा आराम से पूछ लो कि ये पार्ट समझना जरूरी होता है। इसके बाद तो फिर हम लोगों को कुछ करना नहीं, इसके बाद तो नोमेनक्लेचर एक बार शुरू हो जाएगा तो उसके बाद तो बहुत आसानी से रूल्स आते जाएंगे, नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल होता जाएगा। चलो ठीक है, तो अगर ये पार्ट समझ में आ गया होगा तो हम तुम लोगों को फिर से एक वर्कशीट देंगे। उस वर्कशीट में 4 से 5 ही क्वेश्चन रखेंगे हम। उन 4 से 5 क्वेश्चंस में तुम लोगों को यही डिसाइड करना होगा कि पेरेंट चेन कौन सा होगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। पहले ये भी डिसाइड करना है कि पेरेंट चेन कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है, पहला चीज। और दूसरा, अगर सेकेंड रूल फॉलो करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे, तो ये भी डिसाइड करना। मतलब ऐसा कर लेना कितने कार्बन चेन है, पहला चीज। अगर कार्बन चेन 1 लेंगे तो कितने सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन चेन 2 लेंगे तो कितने सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन चेन 3 लेंगे तो कितने सब्स्टिट्यूएंट। पहले ये चीज, नंबर ऑफ कार्बन चेन और हर एक चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा, पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये चीज का से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम तुम लोग को देंगे, 5 से 6 क्वेश्चन जो तुम लोग को सिलेक्ट करने होंगे। क्योंकि एक बार ये सब्स्टिट्यूएंट्स वाले पार्ट के बारे में सिलेक्शन आ गया तो फिर उसके आएगा पार्ट में तुम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्चुअल में नोमेनक्लेचर कैसे करते, 1 ब्रोमोपेंटेन लिखा, 1 ब्रोमोब्यूटेन लिखा, 2 ब्रोमोब्यूटेन लिखा,
ये कैसे लिख सकते हैं ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से शुरू कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो भी कॉमन क्लास चलेगा उसमें आराम से शुरू करेंगे। और एक बार अल्केन का नोमेनक्लेचर हो गया तो अल्कीन अल्काइन में फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर कोई डाउट है किसी को पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, टाइम भी हो ही गया है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करेंगे। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। जाओ IPL देखो मजे से।